ऑल्डो से होजे ऑल्डो की टीम ने कंफर्म किया है और बाद में यूएफसी ने भी। दो नाम चल रहे हैं पर मैं दोनों नाम बताना ही नहीं चाहता क्योंकि दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है। एक्चुअली उसके जवाब से मेरे को लग रहा है कि एमएमए कम्युनिटी सेटिस्फाई नहीं है, पर मेरे को तो लग रहा है कि जवाब ठीक ठाक दिया है उसने। मेरे को लग रहा है कि उम्मीद से बेहतर दिया है। मैं उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहा था। एमएमए कम्युनिटी भी और एक्चुअली एमएमए के लीडर भी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये काट नहीं देखने वाला था, बट अब देखो जैसे ही स्विमिंग के लिए निकलने वाले हैं ना, तो बोलता है यार पानी में नहीं तैरेंगे अब। तो बोले कहाँ तैरेंगे, पानी में नहीं तैरेंगे तो रेगिस्तान जाएंगे, वहां पे रेत में तैर के दिखाएंगे। ए चूतिया पर याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, दिसंबर डेट, देन जनवरी डेट, सैड मैग्रेगर अर्लियर दिस वीक, देन यहाँ मैग्रेगर फिर से याद आता है। स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लिटिल, आई एम गोइंग टू गो बैक टू रीग्रुप। ऑनर क्या कह रहा है पता है? वेलकम यूनिट फर्जिंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए यूएफसी 300 के आने तक एक्चुअली यूएफसी की दुनिया थोड़ी बहुत शांत रहेगी, पर एमएमए की दुनिया शांत नहीं रहती है। खबरें जो है लगातार बनते रहती हैं, माहौल जो है लगातार गर्म होते रहता है। तो हम ऐसे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं वो है कॉनर मैग्रेगर के बारे में, और उसको हम एंड में करेंगे क्योंकि उसके बारे में मेरे को ज़्यादा डीप में बात करनी है। उससे पहले हम बाकी सारी बातों के बारे में बात करेंगे, और शुरुआत करते हैं होजे ऑल्डो से। होजे ऑल्डो की टीम ने कंफर्म किया है और बाद में यूएफसी ने भी कंफर्म किया है कि होजे अल्डो जो 301 है, यूएफसी 301 है, उसमें वापस आ रहा है, और वो टॉप 15 किसी कंटेंडर से फाइट करेगा। दो नाम चल रहे हैं पर मैं दोनों नाम बताना ही नहीं चाहता क्योंकि दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है ना। एक न्यूज़ आउटलेट में एक का नाम है, दूसरे न्यूज़ आउटलेट में दूसरे का नाम है। तो टॉप 15 कंटेंडर से वो फाइट करने वाला है यूएफसी 301 में, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। यार जब भी कभी गोट वोट की बात होती है ना, तो आजकल ऐसा है कि बात लोग फेडर को भी भूलने लगे हैं और होजे को भी भूलने लगे हैं। मेरे एक हिसाब से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम हो सकते हैं और उनकी लिस्ट हो सकती है 5-6 फाइटर्स की, और होजे भी उसमें होगा और फेडोर भी उसमें होगा। खैर, ऑल द बेस्ट टू होजे ऑल्डो फॉर 301 के करना ही जरूरी था उनको, क्योंकि 301 का जो मेन इवेंट उन्होंने चुना ना, उसको देखने काला कुत्ता नहीं आने वाला। अगली खबर जो है वो टाइटू इवासा को लेके है। यूएफसी से कुछ अंदर से अंदर खबरें आ रही हैं कि टाइटू इवासा को कट करने का माहौल बन रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर यूएफसी कट भी करती है टाइटू इवासा को, तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली अनफेयर होगा। टाइटू इवासा 4 फाइटर से हार चुका है, 1 2 3 नहीं 4। ये बात अलग है कि 4 में से 3 जो है बहुत ज़्यादा टॉप कंटेंडर थे, और टैबुरा इज़ नॉट बैड एट ऑल। बट एक फाइट और अगर हारता है टाइटो वासा, तो मेरे ख्याल से गुड बाय कह देगा यूएफसी टाइटो वासा को। आई रियली लाइक टाइटो वासा, इसीलिए मेरा मानना है कि उसको मैचअप सही करने की ज़रूरत है और उसको गलत फाइट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गो आउट ऑफ टॉप 10 से बाहर जाके किसी फाइटर से फाइट करने का, ठीक है, थोड़ा बहुत मोमेंटम बनाने का और फिर वापस आने का, ठीक। अगली बात जो है कोवी कविंगटन वर्सेस इयान गैरी की है। देखिए कुछ दिनों पहले हमने कोवी कविंगटन की बकर सुनी थी, अभी हमें इयान गैरी की बकर सुननी पड़ी। बट मेरे को ना हमेशा दोनों ही क्रिंज लगते हैं, पर इस बार इयान गैरी थोड़ा कम क्रिंज लग रहा था। एक्चुअली उसके जवाब से मेरे को लग रहा है कि एमएमए कम्युनिटी सेटिस्फाई नहीं है, पर मेरे को तो लग रहा है कि जवाब ठीक ठाक दिया है उसने। मेरे को लग रहा है कि उम्मीद से बेहतर दिया है। मैं उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहा था, पर उसने जो बात बोली ना कि कीप माई वाइफ्स नेम आउट ऑफ योर माउथ, यार अब बच्चे को बोलते हो ना ये नहीं करना, तो वो बच्चा जिद करता ना, मैं वही करूंगा। कोवी कविंगटन इज बिहेविंग लाइक दैट। कोवी कविंगटन को बाप समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बीवी का जब भी नाम लिया जा रहा है ना, तो तुमको थोड़ा दर्द हो रहा है, और कोवी कविंगटन तो फिर वो नाम लेना बंद नहीं करेगा। देखिए हाँ, ऐसा नहीं है कि कोवी कविंगटन पहला फाइटर है इस टाइप की हरकतें करने वाला, बहुत सारे फाइटर हैं। बट सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब तक आप बहुत शानदार फाइटिंग कर रहे हैं ना, लगातार आपके विन कॉलम में एक के बाद एक फाइट आते जा रही है ना, तब तक क्या होता है कि एमएमए कम्युनिटी भी और एक्चुअली एमएमए के लीडर भी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मुंह खोल रहे हो, क्या मुंह खोल के बाद हग रहे हो, क्या मूत रहे हो, या फिर कुछ खा रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही तुम हारने लगते हो ना, तो तुम्हारी जो बकर है ना, वो सहन नहीं होती लोगों को, और यही प्रॉब्लम कोवी कविंगटन के साथ हो रहा है। कोवी कविंगटन की बकर हम सब ने सहन की है, मैंने तो बहुत ज़्यादा सहन की, मैंने उसको कई बार एक्सक्यूज भी दिया है, बट अभी सहन नहीं हो रही मेरे बाप कि तुम फाइट नहीं कर पा रहे सही से। सोच लो ना। और क्या इयान गैरी हरा सकता है कोवी कविंगटन को? घंटा नहीं हरा सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोवी कविंगटन बेहतर है इयान गैरी से स्ट्राइकिंग में, बिल्कुल नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि है। बट रेसलिंग में बहुत बुरा है, रेसलिंग डिफेंस बहुत बुरा है कोवी कविंगटन का। और प्रॉब्लम ये है, ओ सॉरी, इयान गैरी का प्रॉब्लम ये है कि अगर वंस कोवी कविंगटन टेक्स हिम डाउन, देन यू कैन से गुड बाय टू योर टाइटल होप्स। अगली खबर मैराब दुविशीली और शॉन ओमैली को लेकर है। शॉन ओमैली ने 2-3 दिन पहले कहा था कि मैं मैराब से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मैराब इज नेक्स्ट, और 2025 में फाइट करेंगे।
फिर बाद में शॉन ओमेली ने खुद कहा कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, 2025 में नहीं, इसी साल में हराऊंगा उसको। पहली बात मैं आपको बता दूं कि शॉन ओमेली फाइट तय नहीं करेगा, कोई भी फाइट तय नहीं करेगा, फाइट तय करेगा यूएफसी। पर यूएफसी चाहता है कि शॉन ओमेली लंबे समय तक चैंपियन रहे क्योंकि वो फायदेमंद है यूएफसी के लिए। तो अगर वो 2025 की भी बात करता ना तो मेरा आपको पुश करती है यूएफसी। एनीवेज अगली खबर जो है वो मार्लन वेटेरी बाहर हो गया, ये तो आपको पता ही है। तो ऑनर्ड एलन को एक ओपोनेंट की कमी थी और क्रिस कर्टिस ने वो ओपोनेंट की कमी पूरी कर दी है। क्रिस कर्टिस वर्सेस ऑनर्ड एलन 2 हम देखेंगे। पहली फाइट में क्रिस कर्टिस ने हराया था ऑनर्ड एलन को और वो आखिरी हार थी ऑनर्ड की। ऑनर्ड एलन भाई उस समय से लेके आज तक काफी ज्यादा तरक्की की है, पर क्रिस कर्टिस ना धरती पकड़ आदमी है, वो आसानी से हार मानने वालों में से है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये कार्ड नहीं देखने वाला था बट अब देखूंगा। आई रियली लाइक क्रिस कर्टिस, एज यू नो आई ऑल्सो लाइक ऑनर्ड एलन। और देखते हैं कि जितना सुधार ऑनर्ड एलन ने किया है उसके बाद क्या क्रिस कर्टिस उसको एक बार फिर से हरा पाता है या फिर माहौल चेंज होगा इस बार। ठीक है, एक और खबर है, कॉर्नर की खबर करने से बात कर लेते हैं। एक और खबर जो है वो माइक पेरी वर्सेस डैरेन टिल की है। डैरेन टिल ने कहा है कि वो बॉक्सिंग मैच करने को तैयार है माइक पेरी से, पर बियर नकल में नहीं। यार ऐसा है कि तुम ना स्विमिंग का कंपटीशन करना चाहते हो, सामने वाला भी तैयार है, तुम भी तैयार हो, दोनों बोलते हैं हम स्विमिंग करेंगे। जैसे ही स्विमिंग के लिए निकलने वाले हैं ना तो बोलता है यार पानी में नहीं तैरेंगे अब। तो बोले कहाँ तैरेंगे, पानी में नहीं तैरेंगे तो रेगिस्तान जाएंगे, वहां पे रेत में तैर के दिखाएंगे। ये चूतिया पाए दोस्त। माइक पेरी इज अ लेजेंड ऑफ बेयर नकल। अगर फाइट करना है तो बेयर नकल में करो, नहीं तो मत करो, है ना। और माइक पेरी को तुमसे फाइट करने की जरूरत है नहीं, तुमको माइक पेरी से फाइट करने की जरूरत है। ये बात अलग है कि माइक पेरी दिल का ठीक ठाक आदमी है तो शायद तुम्हारी शर्त पे भी वो फाइट कर ले। अब बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर की। कॉनर मैकग्रेगर ने एक पोस्ट किया और वो कुछ इस तरह से था। आई हैड अ कैंप इन कैंस द साउथ ऑफ फ्रांस। आई हैड कैंप इन दुबई, एक कैंप, दो कैंप। आई हैड कैंप इन दुबई where I had world champions training with me, where I was hoping for a December date, then January date. याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, December date, then January date, said McGregor earlier this week. Then यहाँ McGregor फिर से याद आता है। Then it keeps getting pushed back. Then I lost interest and stopped full training for a while. Not stop training, but I always train, but I stopped full training and started drinking a little. I'm going to go back to regroup. ऑनर क्या कह रहा है पता है? ऑनर ने पूरी तैयारी से ट्रेनिंग चालू कर दी थी। आपने याद है मैंने 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि कॉनर को फाइट क्यों नहीं मिल रही है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया भर की बकर जो बता रहे हैं लोग नहीं है। और आप मेरे को वो वीडियो बता दो, मेरा जो 2 महीने पहले का वीडियो है, 1.5 महीने पहले का वीडियो, उसके पहले किसी इंग्लिश के चैनल ने और हिंदी के चैनल ने इस बारे में बात की थी क्या? नहीं की थी। और अब ये बात खुल के सामने आ रही है। कॉनर खुद कह रहा है कि वो दिसंबर के पहले ही बाकायदा फुल कैंप में था, उसको लग रहा था कि दिसंबर में फाइट होगी, फिर उसको लगा कि जनवरी में फाइट होगी, फिर उसको लगा कि पता है आपको ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएफसी या तो उसको वो फाइट ऑफर नहीं कर रही है जो वो चाहता है, या फिर ऐसी फाइट ऑफर कर रही है जिनमें उसको पता है कि वो हार जाएगा इसलिए वो ना कर दे। अगर फिर नेट ने इसका साथ देते हुए कहा, नेट ने कहा कि ये मैं इस चीज़ से पहले गुजर चुका हूँ। नेट का कहना है कि दिस वॉज मी फॉर ईयर्स, कॉर्नर इवन गॉट हेयर, दे वॉन्ट यू टू डाई बिफोर यू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ना, नेट बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि वो साले चाहते ही हैं कि तुम मर जाओ उससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फिर हम लॉ सूट की थोड़ी सी बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात करूँ। आगे नेट कहता है इट्स अप टू यू टू मेक समथिंग पॉप, नो वन गोना हेल्प यू बट यू। वो कहता है कि तुमको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। ये कॉर्नर के लिए कह रहा है नेट। दोनों राइवल हैं, बट राइवल ने दुश्मन के प्रति भी एक इज्जत होती है, वो है दोनों में। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा है दोनों में इज्जत एक दूसरे के लिए, और दोनों एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कॉनर मैकग्रेगर को यूएफसी या तो ऐसी फाइट देगा, 3 चीजें। यूएफसी पहली बात चाहता है कि वो कॉनर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दे, जिसमें सिर्फ 2 फाइट बची है। अगर वो एक्सटेंड नहीं करेगा तो वो जानबूझ के ऐसी फाइट देगा जिसको कॉर्नर एक्सेप्ट ना करे, और जब एक्सेप्ट नहीं करता है तो 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है। जब कॉर्नर कह रहा है, जो कॉर्नर ने अभी मैंने जो आपको पढ़ा उसमें कहा कॉर्नर ने कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिसंबर में फाइट होगी। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा होगा? एक्सपेक्ट कर रहा होगा वो हवा में तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा, कुछ तो बात चल रही होगी। और फिर यूएफसी ने बोला कि नहीं नहीं हम इससे फाइट करना चाहते हैं तुम्हारी। कॉर्नर को मना करना पड़ा होगा, हो सकता है कि हैवी रेसलर हो, कॉर्नर की वो उम्र भी नहीं रह गई कि वो अब नई से फिर से रेसलिंग सीख ले। तो या तो ऐसी फाइट ऑफर करो जो आप लोगे ही ना, या फिर ऐसी फाइट करो जो आप लेने को तैयार हो पर फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको मैं बताता हूँ। अब लॉ सूट पे चलते हैं। लॉ सूट में एक के बाद एक ऐसे एग्जाम्पल मिले जो यूएफसी के लॉ सूट एक्चुअली अप्रैल में
हेयरिंग चालू होने वाली है उसकी, आप ध्यान रखिएगा, अपन कवर करेंगे उसको। उसमें एक के बाद एक एग्जांपल मिले जहां पे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट एंडलेस हो सकता था। सिंपल फंडा ये था, ये जो लॉसूट फाइल हुआ उसके पहले की बात कर रहा हूँ। सिंपल ये था कि आपको फाइट ऑफर की जाएगी, अगर आपने ना कहा तो 6 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, फिर आपको फाइट ऑफर की जाएगी, फिर ना कहा तो फिर 6 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे, ऐसे करके एक्सटेंड होते जाएगा अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनंत काल के लिए। तो ये बात जो है मोनोपोली समझ में आ रही थी इसमें। तो जब ये लॉ सूट चालू हुआ उसके 1.5 साल बाद यूएफसी ने एक चेंज किया। यूएफसी ने क्या चेंज किया? यूएफसी ने चेंज किया कि एक सनसेट क्लॉज वो डालने लगे, और उसी सनसेट क्लॉज की वजह से फ्रांसिस नगानू बाहर हो पाया फाइट से, यूएफसी से। और उसी सनसेट क्लॉज, एक्चुअली नेट डियाज की तो खैर फाइट भी खत्म हो गई थी, और सनसेट क्लॉज भी 6 महीने बाद आ ही रहा था। तो नेट डियाज को उन्होंने हमजद ऑफर किया, ये सोच के कि नेट डियाज मना कर देगा, क्योंकि नेट डियाज के हारने के अच्छे खासे चांसेस थे उसमें, और न सिर्फ हारने के बल्कि डैमेज लेने के भी ज़्यादा चांसेस थे। फिर भी नेट डियाज ने हाँ कह दिया, उनका ब्लफ पकड़ लिया, क्योंकि नेट डियाज को तो बाहर जाना था। क्या करते? या तो कॉर्नर सहन करे 2 और लॉस के साथ बाहर जाना, या तो उनकी शर्त पे फाइटर माने। देखिए, मैं हमेशा फेयर रहा हूँ हर फाइटर के प्रति, कॉर्नर के प्रति भी। अगर कॉर्नर ने कुछ अच्छा किया है तो मैंने तारीफ की है, अगर कॉर्नर ने कुछ गलत किया है तो मैंने बताया है कि आपको ये गलत है। इस पूरी चीज़ में कॉर्नर के साथ हूँ। खैर मेरे साथ होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, बट ये है कि एज अ ओपिनियन आई थिंक यूएफसी इज़ रॉन्ग, कॉर्नर इज़ राइट। और ये जो है ना, ये आजकल एक बकर चल रही है कि कॉर्नर इतना बड़ा स्टार नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ, कॉर्नर अगर रास्ते में हगने भी जाएगा ना तो उसको ज़्यादा लोग देखेंगे मार्विन वेटोरी की फाइट से, इवन इजराइल देसानी की फाइट से। ठीक है, कॉर्नर न सिर्फ बड़ा, ये बात अलग है कि कॉर्नर पहले जैसा स्टार बिल्कुल भी नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, पर अभी भी एमएमए की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार कॉनर मैग्रेगर ही है। अगर नहीं होता तो यूएफसी ये नाटक नहीं कर रही होती। यूएफसी ये नहीं चाहती कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे यहाँ रहे। अगर वो नहीं होता ना इतना बड़ा स्टार तो बोलते जाओ जहां मारना मरो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो ये थी भाई आज की बगर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।